Good morning, students and my dear friends. Today is 3rd of August 2023, Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड डेली अपडेट्स भी मिल जाते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज वी कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द काइंड ऑफ थिंकिंग वी एम्प्लॉयड व्हेन वी केम अप विद देम। और मिंट ने आज अपने फ्रंट पेज पे अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को कवर किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को कवर किया है अपने इंटायर सेक्शन में। और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे, 5 जो हैं मिंट से हैं और रिमेनिंग बिजनेस स्टैंडर्ड के। देख लेते हैं मिंट का पहला आर्टिकल, जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। यूएस रेटिंग कट लीव्स इंडियन इन्वेस्टर्स पुअरर बाई ₹3.5 ट्रिलियन। कल फिच ने इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। यूएस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो फिच है उसने कल इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। और इमीडिएटली इस डाउनग्रेड के बाद हमें इंडियन मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में सेलिंग की सिचुएशन देखने को मिली। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड शेयर टू मीट द रिडम्पशन प्रेशर्स इन डेवलप्ड मार्केट, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडाइसेस हैं उनमें देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही 1% का डिक्लाइन देखने को मिला। निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 19,526.55 और सेंसेक्स जो है वो 65,782.78 पर क्लोज हुआ, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में हमें अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ट्रिलियन रुपए का इरोजन देखने को मिला, वैल्यू इरोजन देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि सेलिंग का ट्रेंड हमें सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में ही देखने को मिला। यही सेम ट्रेंड हमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें भी देखने को मिला। उन्होंने भी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 करोड़ के वर्थ के जो शेयर हैं उनको सेल किया। तो फिलहाल जैसे ही फिच ने इंडिया की रेटिंग को रिड्यूस किया, उसके बाद से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने डॉलर को दोबारा से इंडियन मार्केट से वापस ले लिया बाय सेलिंग देयर इंडियन एसेट्स, जिसकी वजह से जो ग्रीन बैक है, जो डॉलर है, उसकी डिमांड भी सडनली इंडियन मार्केट में इंक्रीज़ हुई। और डेफिनेटली हम जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड बढ़ती है उसके जो प्राइस हैं वो बढ़ते हैं। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट पर देखने को मिला। जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी इंडियन मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वैसे ही इंडियन रुपी अप्रॉक्सीमेटली 33 पैसे से डिक्लाइन कर गया। तो कल इंडियन रुपी 82.59 पर डॉलर पर क्लोज हुआ बिकॉज ऑफ दिस फिच रेटिंग एंड सेलिंग ट्रेंड अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और अगर इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 207 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, और जो पिछले 11 महीनों का सबसे स्टीपेस्ट फॉल है। जबकि सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 676 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, जो कि पिछले 3 महीनों का सबसे शार्पेस्ट फॉल है। और जैसे ही स्टॉक मार्केट डाउन हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स में डिक्लाइन देखने को मिला। जो अदर असेट्स हैं उनका प्राइस इंक्रीज हुआ। अदर असेट्स कौन से? गोल्ड। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब स्टॉक मार्केट इंक्रीज होती है, स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो गोल्ड के प्राइस डिक्रीज होते हैं, स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होते हैं। वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है दोनों ही असेट्स में। जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स था, जो कि जिसकी वजह से हमें सेलिंग ट्रेंड देखने को मिला इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें गोल्ड के प्राइसेस पे देखने को मिला, जिसको सेफ हेवन एसेट बोला जाता है। गोल्ड के प्राइस कल अप्रॉक्सीमेटली 1.6% तक इंक्रीज हो गए। So just to risk of sentiments, investors have invested into gold, and because of this, demand of gold in market has increased, and because of increasing demand, the price of gold has also increased. तो फिच की वजह से, फिच की डाउनग्रेडिंग की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट, गोल्ड प्राइस, कई सारे और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट हैं, उनमें हमें निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी 50 एंड इंडिया VIX ऑन 2nd of August बिकॉज ऑफ फिच डाउनग्रेडिंग। तो हम देखें तो फिच कट्स US रेटिंग बाई नॉच टू AA+। तो ऐसा नहीं है कि जो डाउनग्रेडिंग है ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए ही देखने को मिला। यूएस का जो रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड करता है। यूएस जो टॉप सोवरेन रेटिंग में या टॉप सोवरेन क्रेडिट ग्रेड में रहता था, उसको रिड्यूस करके AA+ की कैटेगरी में डाल दिया है फिश ने। रीज़न दिया है फिस्कल डेफिसिट। जिस तरीके से यूएस का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से गवर्नेंस में इरोजन हो रहा है, उसकी वजह से
फिच ने यूएस की रेटिंग को भी AAA+ कैटेगरी से रिड्यूस करके AA+ कैटेगरी में डाल दिया है, या AAA नॉट प्लस, AAA की कैटेगरी से रिड्यूस करके AA+ की कैटेगरी में डाल दिया है। और यही इस सेम जो हम बोल सकते हैं जो अप्रोच है, यह भी S&P ने भी अडॉप्ट किया था। सो दिस इक्विंग अ मूव मेड मोर देन अ डिकेड एगो बाई S&P ग्लोबल रेटिंग। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। GST लॉ ऑन ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर रिव्यू आफ्टर 6 मंथ। तो रिसेंटली जो डिसीजन हुआ है ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और कसिनो जैसी सर्विसेज, हॉर्स रेसिंग जैसी सर्विसेज को लेकर के, जहां पर 28% का GST लेवी किया जा रहा है, उसको लेकर के इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिल रहा था। इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि आप इस डिसीजन को रिकंसीडर करें, लेकिन फिलहाल के लिए GST काउंसिल ने डिवाइडेड डिसीजन, या हम बोल सकते हैं मेजॉरिटी डिसीजन यही लिया गया है, मेजॉरिटी वोट से, कि जो 28% का GST लगाया गया है ऑनलाइन गेम्स, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग पर, वो 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसके लिए जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं सेंट्रल और स्टेट लॉस में, वो 1 अक्टूबर से पहले कर दिए जाएंगे। ऑल्दो जो रीडिप्लॉयड विनिंग है दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम एज ऑफ नाउ। और जो इंडस्ट्री के साइड से प्रेशर आ रहा है कि इस डिसीजन को रिव्यू करिए, इस डिसीजन को रिकंसीडर करिए, उसको लेकर गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि भैया 6 महीने के बाद ही, इम्प्लीमेंटेशन के 6 महीने के बाद ही इस नए टैक्सेशन रिजीम को रिव्यू किया जाएगा। उससे पहले फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट कोई भी चेंज नहीं करने वाली है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अलावा जो विनिंग पार्ट होगा, जो इस हॉर्स रेस, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग में जो विनिंग पार्ट होगा, उस पर जो इनकम टैक्स लगता है वो एज पर लॉ ही लगेगा। तो GST काउंसिल ऑल्सो डिसाइडेड टू अमेंड द IGST एक्ट, Central GST Act as well as State GST Act. So importing goods and services to require registration of offshore gaming platforms serving Indian consumers and collect GST from them. तो किसी भी तरह की अगर फॉरेन कंपनी आ रही है इंडिया में इस तरह की सर्विसेज को ऑफर करने के लिए, तो उसको सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ेगा और उसी के थ्रू उससे GST भी कलेक्ट किया जाएगा। और ऐसे जितने भी ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, इस नए रिजीम को फॉलो नहीं करेंगे, डेफिनेटली उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अब कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग या ऑनलाइन मनी गेमिंग जैसे सर्विसेज ऑफर करती है या प्रोडक्ट ऑफर करती है, तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कई सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, इसके बाद ही इंडिया में वो इस तरह की सर्विसेज ऑफर कर सकती है और उसी के बेसिस पर उसका GST कलेक्शन किया जाएगा। तो इस मानसून सेशन में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये सारे अमेंडमेंट, स्पेशली सेंट्रल GST एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो इंट्रोड्यूस कर देगी और इसके बाद से ही जो टैक्सेशन है उसको लेकर के और ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ केसेस भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही उन केसेस की भी वर्डिक्ट आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। कर्नाटका गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ केस चल रहा है इसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को लेकर के, गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड। उसके ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो वर्डिक्ट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद हमें और ज़्यादा क्लैरिटी इस तरह के टैक्सेशन में देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। वेदांता प्रमोटर्स टू सेल ₹4,136 करोड़ स्टेक। तो अनिल अग्रवाल ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड जो कि प्रमोटर एंटिटी है वेदांता लिमिटेड की, वो अपना 4.3% स्टेक जो है वो सेल करने जा रही है। वेदांता इंडियन माइनिंग कंपनी है, उसका एक इंपॉर्टेंट प्रमोटर है अनिल अग्रवाल ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड। वो अपना 4.3% का स्टेक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4,136 करोड़ में सेल करने जा रही है in order to reduce the debt and transform the Vedanta Group for pure play in green energy और नॉन फेरस बिजनेस। तो ये जो भी फंड है ये फिलहाल के लिए सस्टेनेबल एनर्जी और नॉन फेरस बिजनेस के प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिगो Q1 प्रॉफिट सोर्स टू रिकॉर्ड। तो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में इंडिगो के नाम से जानते हैं, तो इंडिगो जो इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरलाइन ऑपरेटर है, उसने अपना Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 का जो
प्रॉफिट है या जो वो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको पब्लिश कर दिया है, और उसके अकॉर्डिंग इंडिगो हैज़ रिपोर्टेड द रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ऑन रोबस्ट डिमांड फॉर एयर ट्रैवल। तो एयर ट्रैवल की रोबस्ट डिमांड, लोअर फ्यूल कॉस्ट और फेवरेबल फॉरेन करेंसी मूवमेंट की वजह से इंडिगो ने अपने Q1 में रिकॉर्ड प्रॉफिट रजिस्टर किया है। अप्रॉक्सीमेटली 3090 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो जून क्वार्टर में रजिस्टर किया है, फ्रॉम द लॉस ऑफ 1064.3 करोड़। और टोटल इनकम में अप्रॉक्सीमेटली 32% का इंक्रीज देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो 3 रीजंस की वजह से कि बूम देखने को मिला एयर ट्रैवल की डिमांड में, फ्यूल कॉस्ट लोअर हुई और फेवरेबल फॉरेन करेंसी मूवमेंट, इन 3 फैक्टर की वजह से इंडिगो ने एक रिकॉर्ड प्रॉफिट रजिस्टर किया। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल्स हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे क्योंकि मोर और लेस मिंट जैसे ही आर्टिकल हैं। तो अब देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। सेंटर आस्क ई कॉमर्स फर्म टू स्टिक टू देयर बेस मॉडल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को जितनी भी ई कॉमर्स मेजर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनको बोला है कि जो जिस बिजनेस मॉडल पे, जिस रेस्पेक्टिव बिजनेस मॉडल पर वो काम कर रही हैं उसी पर काम करें, बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो बिजनेस मॉडल्स में ना लाएं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट जो DPDP बिल ला रही है, कई सारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो उनके कंप्लायंसेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सारी ई कॉमर्स कंपनीज को बोला है कि दे शुड मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द इन्वेंट्री एंड मार्केट प्लेस मॉडल। उन्हें अगर आप इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं तो आप उस पर काम करिए, अगर आप मार्केट प्लेस ऑफर कर रहे हैं तो आप उस तरह के मॉडल पर काम करिए। इनके बीच में एक्सचेंजेस या इनके बीच में इंटरलिंक्ड या इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर इन कंपनीज़ पर कई सारे लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो डिजिटल प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी रिलेटेड लॉज हों, चाहे वो टैक्स रिलेटेड लॉज हों। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सारी मेजर कंपनीज़ को बोला है, मेजर ई कॉमर्स कंपनीज़ को। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ एन इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ वेयर हाउसिंग थ्रू वेंडर्स बाई ई कॉमर्स एंटिटीज़, क्योंकि दोनों ही मॉडल इंटायरली डिफरेंट है। अगर इन्वेंट्री मॉडल की बात करें तो इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, जो कंपनी होती है ई कॉमर्स कंपनी, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज उसी के होते हैं और वही सेल कर रही होती है डायरेक्टली कस्टमर्स को। जबकि अगर मार्केट प्लेस मॉडल की बात करें तो उसमें ई कॉमर्स कंपनी केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफर करती है वेंडर्स को, तो एक मीडियम की तरह काम करती है, एक मोड की तरह काम करती है बायर्स और सेलर के बीच में। वहाँ पर कंपनी किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज को ओन नहीं करती, वो खुद सेल नहीं करती, वो एक केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह ऑफर करती है। तो दोनों ही इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, मार्केट प्लेस मॉडल, दोनों ही डिफरेंट हैं। और अगर इनमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है तो कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारे लॉज जो हैं उनको लेकर, उनके कंप्लाइंसेस को लेकर के कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कई बार जो है वो वेंडर्स हैं, वो कंपनीज जो सेलर्स होते हैं उस मार्केट प्लेस के, वो ये कहते हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर लिस्टिंग कर रही है, अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पर ला रही है, जबकि अदर जो वेंडर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को सेकेंड और थर्ड पेज पर लाया जा रहा है। तो इस तरह के कई सारे इशूज़ होते हैं, एंड दैट इज़ वाई Center is directing e-commerce majors not to flaunt their respective business models. और ये सडनली ये बात कहाँ से उठी? तो रिसेंटली स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रोसेस जो थी वो चल रही थी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें जो मिनिस्टर हैं हमारे मिस्टर पीयूष गोयल, वो कई सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट कर रहे थे, और उसी पर्टिकुलर कंसल्टेशन और डिस्कशन के ड्यूरेशन में ये बात आई कि जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, दे आर ओवरलैपिंग, दे आर फ्लाउटिंग देयर बिजनेस मॉडल्स, और उसकी वजह से जो वेंडर्स हैं, जो वेयर हाउस कंट्रोलर्स हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि जो ई कॉमर्स पॉलिसी है, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो क्लॉज हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, और बहुत ही कम हफ्तों में, आने वाले वीक्स में जो भी अमेंडमेंट्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के ई कॉमर्स पॉलिसी में वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। तो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी, मीशो, शिप रॉकेट, कई सारे जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिसी स्पीक। कंपनीज दैट अटेंडेड द मीटिंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो, इतनी सारी कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया।
पॉलिसी और रूल्स को लेकर के डिस्कशन हुआ, ग्रीवेंसेस भी हैंडल किए गए, कई सारे जो अदर इश्यूज थे वेंडर्स, सेलर्स और कंज्यूमर्स के बीच में उसको भी डिस्कस किया गया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान में मिस टारगेट ऑन सप्लाई बॉटलनेक। अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल में तो आपको पता होगा, रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है उसको लेकर के एक न्यूज़ डिस्कस करी थी, जहाँ पर हमने बोला था कि जो प्रोक्योरमेंट है शुगर का वो, या मतलब शुगर केन का, वो रिड्यूस हो गया है FCI के थ्रू। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस को मेंटेन करने के लिए, शुगर के प्राइस को मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फ़िलहाल के लिए रेगुलेट कर दिया है गवर्नमेंट ने जो शुगर का प्रोक्योरमेंट है। उससे क्या हो रहा है, उससे जो इंडस्ट्री जो एथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है उनको कम शुगर अवेलेबल हो रही है, जिससे कि एथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो उसी के कंटेक्स्ट में हम इस न्यूज़ को आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने वो न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। तो इंडिया का जो प्रोग्राम है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के, जहाँ पर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है, किसमें? पेट्रोल में, जिससे कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर वो रिड्यूस हो, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा जो फॉसल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी है वो भी रिड्यूस हो। तो इंडिया ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का, और इसके लिए इंडस्ट्री, फार्मर्स जो हैं वो साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। सो इंडिया का जो प्रोग्राम है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, ऐसा कहा जा रहा है उसका जो टारगेट है वो मिस हो सकता है। जो 20% का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है एथेनॉल ब्लेंडिंग का वो मिस हो सकता है। रीज़न बिहाइंड सप्लाई बॉटलनेक। रिसेंटली शुगर के प्रोक्योरमेंट को लेकर के रेगुलेशंस करा गया है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डोमेस्टिक प्राइस, बट जिस तरीके से जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है एथेनॉल प्रोडक्शन कंपनीज को, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें टारगेट अचीवमेंट पर देखने को मिलेगा। हालांकि सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर इज़ फेयरली कॉन्फिडेंट कि हम जो इस प्रोग्राम की पेस से चल रहे हैं, जो स्पीड है प्रोग्राम की वो सफिशिएंट है। शुगर केन और जो भी ग्रेन बेस्ड एथेनॉल सेगमेंट है उसमें सफिशिएंट सप्लाई अवेलेबल है रॉ मटेरियल की, और टारगेट्स को अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री प्लेयर्स की बात करें तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। 2023 में एथेनॉल सप्लाई जो ईयर अक्टूबर 2023 में एंड होता है, द कंट्री हैज़ ऑलरेडी अचीव अ ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 11.75% इन अर्ली जुलाई टिल। अब 20% का टारगेट अचीव करने के लिए इंडिया विल नीड अराउंड 10.16 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल बाई 2025। तो 11.75% का एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट तो अचीव हो चुका है 2023 जुलाई, इस साल जुलाई तक की। लेकिन अगर 20% की बात करें तो 20% का टारगेट 2025 तक अचीव करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10.16 बिलियन लीटर एथेनॉल जो है वो रिक्वायर होगा 2025 तक। और अलग अलग सेगमेंट की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री का अगर डिमांड बढ़ती है तो यही जो 10.16 बिलियन का जो डिमांड है ये 13.5 बिलियन लीटर तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा कितना शुगर केन से आएगा, कितना जो है ग्रेन बेस्ड एथेनॉल होगा, इन सबको डिसाइड करते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि देयर आर लॉट ऑफ सप्लाई बॉटलनेक। प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव ना कर पाए। सो दिस इज कटिंग द शुगर रश। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शुगर के प्रोक्योरमेंट को रेगुलेट कर दिया है गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइस, जिसकी वजह से एथेनॉल जो प्रोडक्शन वाली कंपनीज हैं उनको शुगर अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली उनका एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो मिस हो सकता है। सो दिस इज शुगर प्रोडक्शन एस्टिमेट, शुगर प्रोडक्शन इन ब्लू बार एंड दिस एथेनॉल प्रोडक्शन इन ऑरेंज बार। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, टोटल शुगर प्रोडक्शन और कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हमें ईयर वाइज देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। मार्केट टम्बल आफ्टर फिच कट्स यूएस रेटिंग, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है हमने 1% का हमें डेक्लाइन देखने को मिला। रीज़न बिहाइंड फिच ने इंडिया की रेटिंग को कट कर दिया है। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो नेस्ले इंडिया, HUL, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा और अल्ट्राटेक वर द टॉप गेनर। टॉप लूजर्स की बात करें तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, NTPC और SBI वर द टॉप लूजर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 28% GST ऑन कसिनो ऑनलाइन गेमिंग स्टे। ये न्यूज़ भी हम में कवर कर चुके हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया कि 1 अक्टूबर से ये नया टैक्सेशन रिजीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट किसी भी तरह का स्टे नहीं लगाने जा रही है। 28% का जो टैक्स है वो अभी भी बरकरार है। तो टैक्स टू बी लेविड ऑन एंट्री लेवल अमाउंट, नॉट ऑन ईच बेट। और इसका जो भी रिव्यू होना है वो होगा 6 महीने के बाद। किस पर्टिकुलर स्टेट्स ने इस 28% के स्लैब को
जो है वो चैलेंज किया था या रिव्यू करने का रिक्वेस्ट करी थी, तो दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने डिसेंट जो है वो एक्सप्रेस किया था इस 28% टैक्सेशन स्लैब पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स टू 8% इन जुलाई। तो इंडिया का टोटल जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जुलाई के महीने में रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में रिड्यूस होता हुआ दिखे। इम्पैक्ट क्योंकि रूरल एरियाज़ में अभी जो डिमांड है वो जो एग्रीकल्चर लेबर की डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई। क्यों इंक्रीज़ हुई? बिकॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ मानसून रेन, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर देखने को मिल रहा था। टोटल जॉबलेसनेस रेट फेल टू 7.95% इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो कि जून में 8.45% था। तो रिसेंटली जो डेटा रिलीज़ किया है प्राइवेट फोरकास्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने, उसके अकॉर्डिंग जुलाई के मंथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8% से फॉल कर गया है। और इसका सीधा रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फॉल किया। क्यों फॉल किया? क्योंकि मानसून ऑनसेट की वजह से, मानसून रेन की वजह से एग्रीकल्चर लेबर की जो डिमांड है वो अभी फ़िलहाल के लिए इंक्रीज़ हुई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IPEF सप्लाई चेन टॉक्स, कॉमर्स डिपार्टमेंट सीक्स कैबिनेट अप्रूवल फॉर डील। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट हैज सॉट द यूनियन कैबिनेट नोट फॉर द अप्रूवल ऑफ US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। IPEF के बारे में आपने बहुत बार इस न्यूज़ में सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और इसमें 4 पिलर्स हैं। अलग अलग पिलर्स को लेकर के नेगोशिएशन हो रहा है। स्पेशली इंडिया फिलहाल के लिए 3 पिलर्स को फॉलो कर चुका है। 4th पिलर जो कि सप्लाई चेन से रिलेटेड है उसको लेकर के अभी नेगोशिएशन चल रहा है। क्यों ये IPEF फ्रेमवर्क लाया गया था? सिंपली टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ चाइना इनटू इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो 4th पिलर है सप्लाई चेन, जो पिलर है 4th पिलर है IPEF का, उसको लेकर के लीगल वेटिंग चल रही है। कई सारे जो उसमें टैक्स इश्यूज़ हैं, जो टैक्स हैं, उनको पढ़ा जा रहा है। एंड द टैक्स विल बी मेड पब्लिक इन द मंथ ऑफ नवंबर अलॉन्ग विद द टेक्स्ट ऑफ ऑल 4 पिलर्स अंडर IPEF। तो 4 पिलर कौन कौन से हैं? ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। And as of now, the supply chain is the first pillar to be finalized by 14 IPEF member nation। तो 14 IPEF member nation है और जो पहला पिलर है IPEF का वो अभी फिलहाल के लिए फाइनलाइज होने जा रहा है। जो 3 पिलर हैं उन पर अभी सारे 14 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो अभी कंसेंसस नहीं बना पाए हैं। सो लेट अस सी कि जो सप्लाई चेन पिलर है उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता। फिलहाल के लिए कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है उसने कैबिनेट से अप्रूवल करी है फॉर दिस डील। कैबिनेट से अप्रूवल की रिक्वेस्ट करी है या बोल सकते हैं कैबिनेट से अप्रूवल सीक किया है फॉर दिस सप्लाई चेन पिलर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सो फाइनली 4 साल के काम के बाद डिफरेंट राउंड ऑफ डेलिब्रेशंस, मल्टीपल इटरेशंस के बाद, कई सारी कमिटीज़ में जाने के बाद जो डेटा प्राइवेसी बिल है वो इस बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यानी थर्सडे को ऐसा कहा जा रहा है आज ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अगर ये बिल क्लियर हो जाता है तो इट विल ब्रिंग द हैवी पेनल्टीज फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट द यूज़र डेटा। तो DPDP बिल जो कि बहुत टाइम से रिजेक्शन पर आया, फिर उसको कई सारी कमिटीज़ के पास भेजा गया, फाइनली वो बिल आज इंट्रोड्यूस किया जाएगा विच सेट आउट द कंडीशंस फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग द पर्सनल डेटा। और इसमें कई सारे नए प्रोविजंस डाले गए हैं, जैसा कल हमने डिस्कस भी किया था कि 33 प्रोविजंस थे उनको इंक्रीज़ करके अप्रॉक्सीमेटली 44 या 40 प्रोविजंस कर दिए गए हैं। क्लैरिटी लाई गई है कुछ चीज़ों को लेकर के, कई नई पेनल्टीज़ इंट्रोड्यूस करी गई हैं। अगर आप रेगुलर हैं तो कल का न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो फाइनली ये बिल जो है वो आज पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेट अस सी कि इसका क्या फेट होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।